farmohub.pk। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग फिजिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, दैट इज फिजिको केमिकल प्रोसेसेस। उसके अंदर हम लोग तीन जो प्रोसेसेस हैं लाइक प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन वो देख चुके हैं। अब हम लोगों ने अगले दो प्रोसेसेस देखने हैं, वो हैं ई फ्लोरेसेंस एंड डी लिक्विसेंस। सबसे पहले ई फ्लोरेसेंस की अगर बात करें हम लोग तो बेसिकली वी नो दैट कि एक सॉल्ट के अंदर और कुछ सॉल्ट्स के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। सो जब एक सॉल्ट खुद ब खुद बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के, बगैर आप उसको डिहाइड्रेशन दिए, जब वो खुद ब खुद अपने अंदर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव करते, वो स्पॉन्टेनियसली डिहाइड्रेट हो जाए, उस प्रोसेस को इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। So talking about the definition, the substance itself gives up the water, and the spontaneous dehydration of water is dehydration of compound is called efflorescence. So efflorescence is the loss of water of crystallization from hydrated salt to the atmosphere on exposure to air. जैसे ही उस कंपाउंड को एयर के अंदर एक्सपोज किया जाता है तो वो खुद ब खुद जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकाल देते हैं अपने अंदर से। सो व्हाट आर हाइड्रेट्स? तो ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर वाटर एज अ मॉलिक्यूल होता है, उनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का पार्ट, उस उन सॉलिड्स को हम लोग हाइड्रेट्स बोलते हैं। सो जो पानी उनके उन हाइड्रेट्स के अंदर होता है उसको हम लोग वाटर ऑफ हाइड्रेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है, लाइक कॉपर सल्फेट कंटेन्स 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, sodium sulfate contains 10 molecules of water, magnesium sulfate contains 7 molecules of water, and similarly iron sulfate combines with 7 molecules of water. So the presence of water of crystallization is not essential for crystal structure, like sodium chloride or potassium nitrate and many other compounds. They can exist, some compounds or some salts can exist without the water of crystallization. So what is the principle of efflorescence? So if the vapor pressure, it principle is basically difference in vapor pressure. तो अगर वेपर प्रेशर एक हाइड्रेटेड सॉल्ट का ज्यादा है उसकी निस्बत जो कि एटमॉस्फेयर से इसके ऊपर पड़ रहा है, तो सॉल्ट जो है वो उस टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए वाटर लॉस कर देगा। तो वो एनहाइड्रस सॉल्ट या लो हाइड्रेट सॉल्ट बना देगा। सो डिफरेंस क्या होगा कि सॉल्ट का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है एटमॉस्फेयर की निस्बत। सो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो सॉल्ट है वो अपना जो वाटर है वो निकाल देगा। फॉर एग्जाम्पल, the vapor pressure of washing soda normally exceed that of vapor pressure in atmosphere. So these salts effloresce. That is, they lost their water of crystallization. Similarly, कॉपर जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जिसको हम लोग ब्लू विट्रॉयल भी बोलते हैं, जिसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, द एक्वस वेपर प्रेशर इज लोअर। सो इफ्लोरेसेंस होती है उस केस में अगर एयर रिलेटिवली ड्राई होगी। तो सम टाइम जो डिहाइड्रेशन है या जो इफ्लोरेसेंस है वो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है कि रिलेटिव एयर क्या है। ऑलरेडी जो कॉपर सल्फेट है उसके अंदर कम हाइड्रेशन है, उसका वेपर प्रेशर कम है। तो अगर एयर उसके मुकाबले में ज्यादा कम होगी या ड्राई होगी तो ही इफ्लोरेसेंस को जो फिनोमिना है वो होगी। सो इसी तरह जो कुछ कंपाउंड्स हैं लाइक कैल्शियम क्लोराइड, जब उनको एयर के साथ एक्सपोज किया जाता है तो वो हायर हाइड्रेट्स बनाते हैं। मतलब वो सब्सटेंस जो हैं ये वाले लाइक कैल्शियम क्लोराइड वो एटमॉस्फेयर से भी पानी ले लेते हैं। तो इन सॉल्ट्स को हम लोग मॉइस्चर रिमूवल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एग्जांपल इसकी क्या है? द प्रेजेंस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर is usually 13.3 into 10 to raise power 2 Newton per meter square at 293 Kelvin. So therefore, the hydrates with vapor pressure greater than this will show efflorescence and will be unstable, provided that lower hydrate form still exert a vapor pressure greater than the surrounding atmosphere. अगर ऐसा नहीं होता, the water will be taken up from the atmosphere by the lower hydrate as fast as it is formed
और फाइनल इक्विलिब्रियम जो है that will depend on the rate at which the water is lost or taken up by these hydrates. For example, the behavior of sodium carbonate, sodium sulfate, and certain salts of quinine. So you can see that जो सोडियम कार्बोनेट है उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और उनका जो वेपर प्रेशर है वो 32 into 10 to raise power 2 nano Newton per meter square होता है. So this spontaneously loses up to 1 water of crystallization. उस दौरान इसका जो वेपर प्रेशर है वो 16 into 10 to raise power 2 Newton per meter square होता है. सो एट जीरो वेपर प्रेशर वो एनहाइड्रस होता है, और अगर जरा सा इसके अंदर या इसके एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस की जाए तो ये दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए हाइड्रेट बना लेता है. So what are the applications of efflorescence? So hydrated drugs जो हैं उनके अंदर on the basis of weight ये less potent भी होती हैं. So we don't need water usually in salts या in our drugs. So we need to dehydrate them first in order to make them potent in to use in the medicine. So anhydrous form जो है वो easy होती है during to handle during manufacturing process. कि हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस का फिनोमिना पढ़ लिया हुआ है. सो हाइड्रोलिसिस से बचाने के लिए ड्रग को ये डिहाइड्रेशन बहुत जरूरी है. प्रिकॉशंस क्या हैं कि किस तरह हम लोग जो है वो इसको इस इफ्लोरेसेंस से बचा सकते हैं अपनी ड्रग्स को. कंटेनर दैट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर वेपर शुड बी यूज्ड टू अवॉइड इंस्टेबिलिटी, एंड we need to store them in cool place, because greater that is the temperature, greater is the release of water of crystallization. Next point or next topic is deliquescence. This is the opposite of efflorescence. So it is derived from a Latin word that means start melting away, yeah, to be liquid. So there is a difference between hygroscopicity and deliquescence. Hygroscopicity हम लोगों ने पढ़ा है कि सब्सटेंस जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होगा, और तब अगर वो एटमॉस्फेयर में से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, लेकिन इन हाइग्रोस्कोपिसिटी या इन हाइग्रोस्कोपिक केस जो सब्सटेंस इटसेल्फ है वो पानी तो ले लेता है एटमॉस्फेयर से, लेकिन फिर भी वो सॉलिड ही रहता है. जबकि इन डीलिक्विसेंट या इन डीलिक्विसेंस, डीलिक्विसेंट ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है एयर से, और तब तक वाटर एब्जॉर्ब करता है जब तक वो सोल्यूशन फॉर्म में ना आ जाए. सो दिस प्रोसेस इज डीलिक्विसेंस, और वो जो मटेरियल डीलिक्विसेंस करेगा उसको डीलिक्विसेंट बोलेंगे. So it is clear that this process is reverse of efflorescence. तो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक होते हैं. सो जब पानी टेकअप कर लिया जाता है बाय एनी सब्सटेंस तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं. लाइक फेज चेंज हो सकता है, केमिकल डिग्रेडेशन हो सकती है, डिसइंटीग्रेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और डिसोल्यूशन रेट जो है वो चेंज हो सकता है. Now talking about the formal definition, it is a phenomena of taking up water vapors from the atmosphere. Atmosphere से पानी के vapors लेने हैं, and when exposed to an atmosphere with higher partial pressure than the partial pressure of the substance, जो substance है वो hydrate हो जाता है, liquid phase में आ जाता है. So बहुत सारे compound deliquescent हैं like calcium chloride, magnesium chloride, sodium hydroxide, potassium hydroxide, sodium lactate, ferrum, ammonium citrate, and potassium bicarbonate, etc. So what is the process? प्रोसेस के अंदर बिल्कुल एक छोटी सी बात है कि जो वाटर वेपर्स हैं वो सरफेस के ऊपर लिक्विड की कंडेंस हो जाते हैं और एक बड़ा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं. क्योंकि जैसे ही लेट्स से कि इस सॉलिड के ऊपर वाटर कंडेंस हुआ है तो ऑब्वियसली सॉलिड का कुछ कुछ पार्ट पानी के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा. तो इस बाउंड्री के ऊपर हमारे पास एक यू कैन सी कि एक बड़ी कंसंट्रेटेड सी लेयर बन जाएगी. ठीक हो गया. सो द सोल्यूशन देयरफॉर कंटिन्यूज टू टेक अप वाटर, और हमारे पास एक प्रॉपर सोल्यूशन बन जाता है. सो दिस डिपेंड्स ऑन क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो ये हर सॉल्ट की अपनी होती है. तो क्रिटिकल
relative humidity या CRH किसी भी सॉल्ट की डिफाइन की जा सकती है as the relative humidity of the surrounding atmosphere at which the material begins to absorb moisture from the atmosphere. ठीक है, मतलब एक खास ह्यूमिडिटी चाहिए उस सब्सटेंस को एटमॉस्फेयर में ताकि वो अपने अंदर जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करा सके, और बिलो दैट वैल्यू जो एटमॉस्फेयर से वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता. So below CRH, the solid absorb minimal amount of moisture, and above CRH, it starts dissolving in condensate film और ultimately solution बन जाता है. और अगर वेपर प्रेशर को ज्यादा इनहेंस कर दिया जाए तो डिसोल्यूशन जो है वो सॉलिड की कंप्लीट हो जाती है और कंप्लीट जो है वो सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है या सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाता है. इसके बहुत सारे इस प्रोसेस के डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक क्या कि जो ड्रग के अंदर अनएक्सेप्टेबल चेंजेस आ जाते हैं, फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी खराब हो जाती है, फिजिकल इम्प्लीकेशन लाइक डिसोल्यूशन डिक्रीज हो जाती है, वाटर कंटेंट फाइनल प्रोडक्ट के अंदर वेरी कर जाता है क्योंकि ऑलरेडी ये पानी जो है वो एटमॉस्फेयर से लेना शुरू हो गया है, क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो सकती है, केकिंग स्टार्ट हो सकती है, केमिकल रिएक्शन लाइक हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, और ऐसे एक्सिपिएंट्स जिनका जो CRH वैल्यू है वो कम है, दे कैन अफेक्ट द केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द सॉलिड डोजेज फॉर्म. चाहे API ने CRH को एक्सीड ना भी किया हो, तो एक्सिपिएंट जिनकी लो CRH वैल्यू है, मतलब वो जल्दी वाटर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं, तो वो आपकी प्रोडक्ट को खराब कर सकती है. स्टेबिलिटी कंप्लीट खराब हो जाती है, और जो डे लिक्विसेंस है इट डज नॉट डिपेंड ऑन कि आपने कितनी रेशियो डाली है अपनी मटेरियल या अपनी डोजेज फॉर्म के अंदर उसकी. सो अगर और खुशकिस्मती या बदकिस्मती से आपने दो कंपाउंड या उससे ज्यादा डे लिक्विसेंस कंपाउंड इस्तेमाल कर लिए हैं तो ये एक मेजर कंसर्न है. कुछ मेथड ऑफ प्रिवेंशन है कि किस तरह से हम लोग रोक सकते हैं ये फिनोमिना. सबसे पहले टाइट कंटेनर्स इस्तेमाल करें, और दूसरा कि सम टाइम फॉर्मुलेशन में हम लोग ऐसे इनर्ट पाउडर इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. फॉर्मुलेशन के अंदर हम लोग इनको डाल के जो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ओवरऑल जो है वो प्रोडक्ट स्टेबल हो जाती है. फॉर एग्जांपल लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर सच पर्पस. And in most cases, it is found unnecessary to add any inert powder in precipitations for capsules containing deliquescent drugs. तो उस दौरान हम लोग सिर्फ एयर टाइट कंटेनर से ही हमें यूज करने होते हैं. स्टोरेज प्रिकॉशंस क्या हैं कि लो ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट हो, वेल क्लोज कंटेनर हो, वेल फिल्ड कंटेनर हो, और ड्राइंग एजेंट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक सिलिका जेल. एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस प्रोसेस? These substances are used as desiccants. हम लोग इनको यूज कर सकते हैं as desiccant, like दूसरे ह्यूमिडिटी को इनके अंदर एब्जॉर्ब कराने के लिए. And we can use them to prevent against moisture. Hygroscopic cargo like coca, coffee और दूसरे जो नट्स और ग्रेन्स हैं उनके अंदर हम लोग जो कि जल्दी से जिनको मोल्ड लग सकती है या रूट हो सकते हैं, वो उनको हम लोग लो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है तो हम लोग उसके अंदर ये जो कंपाउंड्स हैं वो डाल सकते हैं. उसके अलावा these substances are used in chemical industry to remove water that is produced by various chemical reactions, and when spread in the form of powder or flakes, ये अपने वजन से बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, and that keeps the road wet sometimes if it's necessary. And they are used in chemical industry to remove the water that is produced by chemical reaction to increase the yield of the reaction. And the property of the because उसके अंदर जो chemical equilibrium है वो attain नहीं हो पाता इस वजह से, और जो product है वो forward reaction के साथ चलती रहती है. The property of deliquescence is utilized in the laboratory to dry some substances, and most often calcium chloride is used for such purpose. Well, this was all about the next two topics. Thank you so much. For any queries, join us on our social media sites.